15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे अचानक शबनम के पड़ोसियों को शबनम के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। शबनम की चीखें इतनी तेज थी कि सभी पड़ोसी भाग के शबनम के घर जाते हैं और जब शबनम के घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला था। शबनम के परिवार के 7 लोगों का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी और एक मौसी की लड़की, सभी के गर्दन धड़ से अलग हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो इस घर में कातिल ने मौत का तांडव किया हो। यहाँ तक कि शबनम के भैया भाभी के 11 महीने के बच्चे तक को कातिल ने जिंदा नहीं छोड़ा था। बस अकेली बच गई थी तो शबनम ही। अब दोस्तों, आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कातिल ने शबनम को क्यों जिंदा छोड़ दिया और आखिर किसने और क्यों शबनम के घर में मौत का एक खूनी खेल खेला। वो सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था शबनम का परिवार। शबनम के पिता शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का बड़ा भाई MBA करके एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहीं छोटा भाई अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से और फिर भूगोल से MA कर चुकी थी और गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वो भी अपने पिता की ही तरह लेक्चरर बने, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके लेक्चरर बनने का सपना एक ही रात में चूर चूर हो जाएगा। 15 अप्रैल 2008 की रात जब शबनम की चीख पुकार सुनकर आसपास के सभी लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिगेटिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। शबनम का रो रो के बुरा हाल था। वो बार बार रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। पुलिस शबनम से पूछताछ करना चाहती थी, पर उसकी नाजुक हालत के चलते पूछताछ कर नहीं पा रही थी। खैर, कुछ देर बाद जब शबनम की हालत थोड़ी नॉर्मल होती है तब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। शबनम पुलिस को बताती है कि रात खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शबनम भी अपने कमरे में सोने जाती है, पर गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आती। फिर वो सोने के लिए छत पर चली जाती है। आधी रात में जब बारिश शुरू होती है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो नीचे अपने कमरे में सोने के लिए आती है। तभी उसने देखा कि कुछ चोर डाकू टाइप लोग उसके परिवार के सभी लोगों को जान से मार रहे थे। ये देखकर वो चीखते हुए बाथरूम में भाग जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। शबनम की चीख पुकार से वो लोग डर जाते हैं और छत के रास्ते से भाग जाते हैं और तब तक गांव वाले भी उसके घर पर आ जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल के लिए छत पर जाती है तो देखती है कि छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बने लोहे का दरवाजा अंदर से बंद है। ये देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि अगर शबनम की बात माने तो बदमाश छत से भागे थे, तो ये दरवाजा अंदर से किसने लॉक किया। इसके बारे में जब पुलिस वहां मौजूद सब लोगों से पूछताछ करती है तो सब लोग बताते हैं कि जब वो लोग शबनम के घर में आए थे तो छत का दरवाजा अंदर से ही लॉक था। और फिर पुलिस वाले देखते हैं कि जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार प्लास्टर की थी, तो ऐसे में बिना सीढ़ी के बदमाश वहां से भाग नहीं सकते थे। पुलिस जब उस छत की दीवार का मुआयना करती है तो उस दीवार पर कहीं भी कोई सीढ़ी लगाने का निशान मौजूद नहीं था। अब पुलिस को शबनम के ही ऊपर शक होने लगता है, पर सिर्फ शक के बिना पे ही पुलिस उसे अपराधी नहीं बना सकती थी और न ही उससे कड़ाई से पूछताछ कर सकती थी, क्योंकि गांव के लोगों के अंदर शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस के खिलाफ नाराजगी थी। ऐसे में पुलिस की छोटी से छोटी गलती भी गांव वालों की भावनाओं को भड़का सकती थी। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या मीडिया में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती उस परिवार से अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए अमरोहा पहुंचती हैं और लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात के साथ साथ शबनम को 5 लाख का चेक देने का ऐलान भी करती हैं। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूँकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने मायावती के पीए से 24 से 48 घंटे का समय मांगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मारने से पहले भी सभी लोगों को जहर दिया गया था। अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि अगर बदमाशों ने घर वालों को मारा है तो फिर मारने से पहले जहर क्यों देंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का शक शबनम पर और बढ़ता जा रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को अपने गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि शबनम का गांव के ही एक लड़के सलीम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अगर उससे पूछताछ की जाए तो हो सकता है कि ये केस सॉल्व हो जाए। 18 अप्रैल को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता सलीम को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के सख्त रवैये के आगे सलीम का हौसला टूट जाता है और फिर सलीम उस काली रात की सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। सलीम बताता है कि वो और शबनम कुछ सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये बात शबनम के घर वालों को पसंद नहीं थी। शबनम को लगता था कि एक न एक दिन सभी लोग सलीम को अपना लेंगे, पर शबनम के पिता और भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि एक तो सलीम पढ़ा लिखा नहीं था और दूसरा कि वो बेहद ही गरीब परिवार से था। सलीम गांव में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और इसी बहाने वो अक्सर शबनम के घर आता जाता रहता था। घर पर आने जाने के दौरान ही शबनम को सलीम से प्यार हो गया। धीरे धीरे जब ये बात पूरे गांव में फैलने लगी तब जाकर शबनम के पिता शौकत अली को ये बात पता चली। शौकत अली ने पहले बेटी को बहुत समझाया, पर जब शबनम नहीं मानी तब शौकत अली अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। जब शबनम को ये बात पता चली तो उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन ये मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। 13 अप्रैल 2008 को सलीम ने बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। शबनम के दोनों भाई छुट्टियों में गांव आए हुए थे और 14 अप्रैल की दोपहर में उसके दोनों भाई अपने अपने शहर के लिए निकल गए। जब शबनम को ये बात पता चली तो उसने अपने दोनों भाइयों को फोन करके वापस बुला लिया। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। उसके बाद शबनम अकेले ही किचन में सबके लिए चाय बनाती है और उसमें जहर मिलाकर सबको पीने के लिए दे देती है। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में सोने गए, जहां उनका दम घुटने लगा और वो मर गए। पर शबनम को जहर पर कम यकीन था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुला लिया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम सलीम को लेकर पहले अपने पिता शौकत के कमरे में जाती है। शौकत अली अपने खाट पर बेहोश या फिर मान ले कि मरे हुए पड़े थे। शबनम अपने पिता का सिर पकड़कर सीधा कर देती है और सलीम से बोलती है कि कुल्हाड़ी से पिता की गर्दन पर वार करो। कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसके पिता का सिर धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर माँ पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। पर अभी भी घर में एक मासूम बचा हुआ था, भैया और भाभी का 11 महीने का बेटा, यानी कि शबनम का भतीजा। शबनम सलीम से बोलती है कि इसका भी गला दबा के मार दूं। सलीम भी बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे का गला दबा देता है। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और गांव के एक तालाब में उस कुल्हाड़ी को फेंककर अपने घर चला जाता है। जैसे ही सलीम अपने घर पहुंचता है तभी शबनम का उसे कॉल आता है। शबनम सलीम से कहती है कि जल्दी वापस चले आओ, भतीजा अभी जिंदा है। पर सलीम अब वापस जाने की हालत में नहीं था, तो वो मना कर देता है और कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम खुद ही उसे मार दो। इसके बाद शबनम ने अपने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सलीम के कबूलनामे के बाद पुलिस शबनम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उससे भी पूछताछ करती है। पहले तो शबनम कुछ नहीं बताती, फिर जब सलीम उससे कहता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, तब जाकर शबनम भी अपना गुनाह कबूल लेती है। सलीम की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस उस तालाब से बरामद कर लेती है।
अब ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी जेल और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। दोस्तों, जब ये घटना घटी थी उस वक्त शबनम प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि शबनम ने अपने बेटे को जन्म देने के लिए ही एक खौफनाक साजिश रची थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात उसके परिवार वालों को पता चलेगी तो वो लोग बच्चे को गिरा देंगे। खैर, सजा के दौरान जेल में ही शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया। करीब 6 साल वो जेल में ही रहा और फिर उस्मान सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया। दोस्तों, अभी आपने जिस लड़की को सीसीटीवी फुटेज में देखा उसका नाम साशा शमसुद्दीन है। जिस रात की ये फुटेज है उसके अगले दिन पुलिस वालों को उसकी लाश उसके फ्लैट में मिलती है, जहां वो अकेले रहा करती थी। लाश पे गला दबाने का निशान साफ साफ देखा जा सकता था। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि किसी ने उसका कत्ल क्यों और कैसे किया, क्योंकि उस सोसाइटी में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, और तो और किसी भी फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। तो फिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे किसी ने साशा का कत्ल उसके ही फ्लैट में जाके कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रहने वाली साशा शमसुद्दीन की, जो कि 27 साल की एक खुशनुमा लड़की थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करने लगी। साशा के दोस्तों ने बताया था कि उसे वीकेंड्स पे पार्टी करना बहुत पसंद था। 16 अक्टूबर 2015 की रात साशा और उसके दोस्त हमेशा की तरह पार्टी करने अटारी नाइट क्लब गए थे। साशा रात लगभग 12:30 बजे अपने एक दोस्त एंथनी से बोलती है कि वो अपने घर जा रही है। अगले दिन सुबह एंथनी एक कैफे में बैठकर साशा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि साशा ने उसे बोला था कि वो सुबह उस कैफे में एंथनी से मिलने आएगी। पर जब काफी देर हो गई और साशा ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, तो एंथनी को लगा कि हो सकता है कि साशा हैंगओवर में हो, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। ये सोचकर एंथनी अपने घर वापस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद एंथनी फिर से साशा को कॉल करता है, पर साशा की तरफ से अब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। एंथनी साशा की फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता है, पर उन्हें भी साशा का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी भी साशा से सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद एंथनी और उसके 2 अन्य दोस्त उसका पता करने अपटाउन अपार्टमेंट में पहुंचे, जहां साशा रहती थी। उन्होंने पार्किंग में साशा की कार देखी। कार की पिछली सीट पे गिफ्ट पड़ा हुआ था, जो साशा ने खरीदा था, क्योंकि दूसरे दिन उसे एक बेबी शावर में जाना था। वे लोग उसके अपार्टमेंट में गए, दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाया, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो एंथनी को लगा कि शायद साशा रात को घर आई ही नहीं। उसे ये शक होने लगा कि शायद साशा को किसी ने अगवा कर लिया, या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि रात में साशा बहुत नशे में थी और घर के लिए अकेले ही क्लब से निकल गई थी। इसके बाद एंथनी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और साशा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम को पुलिस की एक टीम साशा के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए अपटाउन अपार्टमेंट पहुंची। पुलिस वाले जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। सारा सामान अपनी जगह पे पड़ा हुआ था। तभी एक ऑफिसर साशा के बेडरूम में गया। उसने देखा एक कंबल को रोल करके बेड के पास रखा हुआ है और कंबल में से कुछ बाल और एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वो पुलिस वाला कंबल पूरा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह
जाती हैं। कंबल के अंदर साशा की लाश लिपटी हुई थी। पुलिस वाले तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं क्योंकि साशा की गुमशुदगी का केस अब साशा के मर्डर का बन चुका था और साशा के गर्दन पे गला घोटने का निशान साफ साफ दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के बाथरूम से एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला। कातिल ने साशा के फ्लैट को इतनी चालाकी से साफ किया था कि उसके अलावा पुलिस को और कुछ नहीं मिला। साशा की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और उसके गर्दन पे जोरदार वार किया गया था जिससे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके गले को काफी ताकत से दबाया गया था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को साशा के चेस्ट से कातिल का डीएनए भी मिला। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि जिस किसी ने भी साशा का कत्ल किया है उसे या तो खुद साशा ने अपने घर में आने दिया या फिर उसके पास साशा के घर की चाबी होगी क्योंकि दरवाजे पे किसी तरह का फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। साशा के फ्लैट के अंदर एक तेज महक थी जो कि पुलिस वालों के हिसाब से ब्लीच की थी जिससे कातिल ने पूरे घर को साफ किया था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पुलिस ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया कि साशा रात में करीब 1:45 बजे 2 लड़कियों के साथ आई थी पर उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना करने लगा। कुछ देर के बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी आया तो उसने साशा को पहचान लिया जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। साशा के पास न तो मोबाइल फोन था और न ही उसके फ्लैट की चाबी। सिक्योरिटी गार्ड साशा से बोलता है कि एक बार अपने कार में चेक करें, शायद वहां छूट गई हो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड साशा के साथ उसकी कार तक जाता है पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिक्योरिटी गार्ड साशा को उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है पर अपार्टमेंट के मेन गेट पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। साशा इतने नशे में थी कि उसको गेट का कोड याद नहीं आ रहा था, वो बार बार गलत कोड डाल रही थी। उसके बाद सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट के राउंड पे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि साशा वहाँ नहीं है तो उसको लगता है कि शायद साशा को कोड याद आ गया होगा और वो अंदर अपने फ्लैट में चली गई होगी। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के बाद पुलिस उस नाइट क्लब में जाती है जहां साशा और उसके दोस्त पार्टी करने गए थे। पुलिस वाले नाइट क्लब से लेकर साशा के अपार्टमेंट तक रोड पे लगी सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साशा क्लब से निकलते हुए दिखती है। नशे में होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद साशा 2 अनजान लड़कियों से बात करती हुई दिखाई देती है। फिर वो उन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। उसके बाद साशा उन दोनों लड़कियों के साथ अपने अपार्टमेंट के गेट पे दिखाई देती है जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया था। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया में ये अपील करते हैं कि उस रात जो भी 2 लड़कियां साशा के साथ उसके अपार्टमेंट तक आई थी प्लीज वो पुलिस स्टेशन आके अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस की ये अपील काम कर जाती है। वो दोनों लड़कियां पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपने बयान में बताती हैं कि साशा नशे में लड़खड़ा के चल रही थी और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। साशा को उन लड़कों से बचाने के लिए ये दोनों साशा को अपनी कार में बैठाकर उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती हैं। पुलिस को साशा के घर की तलाशी के दौरान उसका आईपैड मिला था जिससे सुबह 5 बजे आखिरी मैसेज किसी बेन नाम के व्यक्ति को किया गया था। जब पुलिस बेन से पूछताछ करती है तो बेन बताता है कि वो और साशा कुछ हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस रात भी साशा ने उसे मिलने के लिए क्लब बुलाया था पर वो नहीं जा सका क्योंकि उसके दोस्त के घर पे पार्टी थी और वो पूरी रात अपने दोस्त के ही घर पे रुक गया था। पुलिस बेन का फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के घर से मिले फिंगरप्रिंट और डीएनए से जब मैच कराती है तो वो भी मैच नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले बेन को छोड़ देते हैं। अब पुलिस के पास आखिरी सबूत के तौर पे रह गया था साशा के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है तो जैसा सिक्योरिटी गार्ड
स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस वालों को बताया था, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। साशा 1:46 पर अपने अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ रहने वाला था उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद 2:25 पर साशा फिर से दिखाई देती है। इस बार वो अकेली नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी भी उसके साथ था। उन्हें गैरेज में जाते हुए देखा जा सकता था, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस को बताया था। तभी एक पुलिस वाले की नजर सुबह के 6:36 की सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बड़ी सी पॉलिथीन में कुछ लेकर साशा के बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। पुलिस वाले अब सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की पूरी जन्म कुंडली खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन डक्सबरी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और यहाँ पिछले 6 महीने से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और स्टीवन डक्सबरी की शिफ्ट सुबह 6 बजे ही खत्म हो जाती है। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बताता है कि वो जब सुबह में उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था तो उसे किसी के फ्लैट के बाहर वो पॉलिथीन दिखी तो उसने उसे उठा के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस वालों ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? तो उसने बोला नहीं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का शक स्टीवन डक्सबरी पे बढ़ता चला गया। पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के बाथरूम से मिले फिंगरप्रिंट और उसकी बॉडी से मिले डीएनए से मैच कराया तो वो मैच हो गया। लेकिन स्टीवन डक्सबरी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो साशा के रूम में गया था। अब पुलिस स्टीवन डक्सबरी का सच पता लगाने के लिए कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगती है। कोर्ट भी पुलिस की ये रिक्वेस्ट मान जाती है। इसके बाद स्टीवन डक्सबरी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसमें स्टीवन डक्सबरी का सारा झूठ पकड़ा जाता है। स्टीवन के खिलाफ एक और सबूत पुलिस के हाथ लगता है और वो था स्टीवन का फोन, क्योंकि उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में 17 अक्टूबर की सुबह 4:54 से 5:01 तक डिजिटल लॉक को अनलॉक कैसे करें ये सर्च किया गया था, जो कि अपार्टमेंट के दरवाजों पर लगे डिजिटल लॉक को खोलने के लिए था। लिहाजा पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी से सख्ती से पूछताछ की पर उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। इसके बाद पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी के खिलाफ जुटाए गए सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टीवन डक्सबरी को हत्या और बलात्कार के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, यूं तो स्टीवन डक्सबरी ने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला, पर मौकाए वारदात पे मिले सबूत उस काली रात की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं।